Hello, friends and lovely people out there. How are you all? I'm very good, and I hope you all are fine. We have already discussed first part of this chapter, chapter one, geographical diversity of India, and in that particular part, we discussed about Himalayas, how the Himalayas formed, three main ranges of Himalaya, जो कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है. Then we discussed the cold desert of India. We discussed the Gangetic Plains, गंगा का मैदान, Great Indian Desert जो कि थार है और Aravalli Hills. These are the features we have already discussed in chapter 1 का पार्ट जो 1 था उसमें. If you have not seen that, I will put the description में उसका लिंक and you can see from there. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 of this chapter and what we have here is the peninsular plateau. अच्छा, अब पहले बात करते हैं व्हाट इज प्लेटू. प्लेटू एक ऐसा लैंड फॉर्म है दोस्तों जो बाकी की जो जमीन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वी नो द माउंटेन आर लाइक दिस, राइट. अब आप इस माउंटेन का ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको अगर आप उड़ा दो तो आपके पास कुछ इस तरीके का लैंड फॉर्म बचता है, ठीक है, ट्रेपेजियम की फॉर्म में. तो ये जो चीज़ है इसको प्लेटू बोलते हैं दोस्तों. और ये जो है बाकी की ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल फ्लैट होता है. और इसकी जो कुछ साइड्स हैं उनकी स्लोप जो है वो ज़्यादा तेज़ हो सकती है. तेज़ इन द सेंस वो ज़्यादा खड़ी हुई स्लोप हो सकती है. तो पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्लेटू जो पेनिनसुला है. अब पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों? अगर कोई लैंडफ़ॉर्म, कोई भी ज़मीन जो है वो 3 जगह से 3 तरफ से अगर पानी से घिरी हुई है. जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो हमें पता है कि यहाँ पर अरेबियन सी है, हमें पता है यहाँ बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर हमें पता है कि है हमारा इंडियन ओशन. तो ये जो यहाँ पर जो प्लेटू है ये 3 तरह से घिरा हुआ है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू. तो एक ऐसा प्लेटू जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू. आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि द पेनिनसुलर प्लेटू होता क्या है. अब हम आगे की बात करते हैं. तो वैसे तो दोस्तों भारत में कई प्लेटू हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है देश के जो मध्य और दक्षिण यानी कि सेंटर और साउथ में स्थित ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया. और ये बहुत ही पुरानी लैंड फॉर्म है. जैसे अब देखिए यहाँ पर मालवा का प्लेटू है, आपको यहाँ दिखाई देगा, छोटा नागपुर का प्लेटू है, ये दिखाई देगा. लेकिन ये जो डेक्कन प्लेटू है दिस इज़ प्रोबेबली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म. और क्योंकि ये एक क्षेत्र जो है पेनिनसुला है, यहाँ पर ये अरेबियन सी मैंने आपको बताया, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और नीचे की तरफ है हमारा इंडियन ओशन. तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है. ये मैंने आपको बता ही दिया. इस प्लेटू की बाउंड्री जो है दोस्तों 2 तरफ से घिरी हुई है. आप देखिए, अगर आप वेस्ट की तरफ देखोगे तो एक घाट है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, मतलब पश्चिम की तरफ का घाट. और एक जो है वो है ईस्ट की तरफ वाला घाट, तो ये है ईस्टर्न घाट. तो आपका ये जो प्लेटू है, ये पश्चिम में वेस्टर्न घाट की बाउंड्री से ढका हुआ है और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न जो घाट्स हैं, वहाँ पर इसकी बाउंड्री जो है मिलती है. वेस्टर्न घाट जो है ये थोड़े से ऊँचे हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है, ये थोड़ा-सा ऊँचाई वाला है और ये थोड़ा-सा नीचाई, मतलब यहाँ पर आप ये तरह के इस तरह से स्लोप है दोस्तों. वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ हल्की-सी स्लोप है. अब इस स्लोप की होने की वजह से क्या होता है कि अधिकतर जो नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हुई दिखती हैं हमें, मतलब वो जाती हैं, ठीक है? और बहुत कम नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं. जहाँ तक हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट क्योंकि थोड़े से ऊँचे हैं और वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है इसके साथ ये एक दीवार की तरह फैले हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से एक दीवार की तरह ये इस तरह से यहाँ पर ये फैले हुए हैं. और मानसून जब आता है, बारिशों का मौसम जब आता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये ऊँचाई पर है, खड़ी ढलानों से कई सारे वाटरफॉल जो हैं बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर गिरते हैं. और वेस्टर्न घाट जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब घोषित कर रखा है. और ये कई नदियों का सोर्स है, बायोडायवर्सिटी से बिल्कुल समृद्ध है ये. मतलब यहाँ से कई सारी नदियाँ जो हैं वो यहाँ से वेस्टर्न घाट से निकलती हैं. अब ये जो वेस्टर्न घाट है, इसका ये जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा मतलब नॉर्थ की तरफ का जो हिस्सा है, इनको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है दोस्तों, सह्याद्री हिल्स. और ईस्टर्न घाट जो है, वो छोटे और टूटे हुए पहाड़ों से मिलकर बना है.
और ये सारे पहाड़ जो है ये ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्ट की तरफ जो कोस्ट है, ये जो हिस्सा है इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये किनारा किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्टर्न कोस्ट इसको बोलेंगे। तो ये जो है इस तरफ फैला हुआ है। इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में जो है डेक्कन प्लेटू स्थित है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके साथ हमेशा के लिए चलेगी, क्योंकि ये जीके का पार्ट है, एक जनरल नॉलेज का पार्ट। आप देखिए वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकल रही है वो वेस्टर्न घाट इधर आने की बजाय वो ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। कौन कौन सी नदियां हैं देखिए, एक तो ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ये सब वेस्टर्न घाट की तरफ से निकल रही हैं, यानी कि वेस्ट से लेकर और ईस्ट की तरफ ये इस तरफ से ऐसे जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ढलान है, ठीक है। और ये एक महानदी है। तो ये 3-4 नदियाँ जो हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। 2 नदियाँ ऐसी हैं, मेन मेन वैसे छोटी-मोटी और भी होंगी, लेकिन मेन 2 नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं, और ये है एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती। तो ध्यान रखना है आपको, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो हैं ये अरेबियन सागर यानी अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ जाती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सब बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं और फिर उसमें जाकर मिल जाती हैं। अब साउथ की और मिडल इंडिया की जो पानी की पीने की और बाकी सारी ज़रूरतें हैं वो सब ये 3-4 नदियाँ जो हैं मेन ये पूरा करती हैं। इनफैक्ट अपनी दूसरी सहायक नदियों के हेल्प के साथ-साथ। मगर मेन जो है यही वो नदियाँ हैं जो इस पूरे एरिये की पानी की प्यास और बाकी के सारे काम की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जो ऊपर की जो नदियाँ बह रही थी गंगा और यमुना, वो भी इस अरेबियन सागर में आकर ही मिलती हैं। तो गंगा हो गई, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये जैसी भी नदियाँ हैं ये ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं और यहाँ से ही निकलती हैं और इरिगेशन और हमारे इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए ये पानी हमें देती है। कुछ नदियाँ जैसे मैंने आपको बताया नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरेबियन सागर की तरफ जाती हैं। और यहाँ के जो घने जंगल हैं, उनमें कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, कई जनजातियाँ रहती हैं दोस्तों, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट और ये आपको याद रखनी है, जिनमें संथाल है, गोंड है, बेगा है, भील है, कोरकू है, ये प्रमुख हैं। इन जनजातियों की अपनी अलग-अलग भाषाएँ हैं, अपनी-अपनी बोली है, परंपराएँ हैं और जीवन शैली होती है, जो नेचर से बहुत गहरी तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है दोस्तों कि ये जो प्लेटू है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है और ये जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ईस्ट की तरफ झुकी हुई है, मैंने आपको ये बता दिया है। कुछ रिवर जो है वो वेस्ट में फ्लो करती हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, और कुछ गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी नदियाँ जो है वो ईस्ट की तरफ अ, बहती हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू जैसी कम्युनिटीज़ रहती हैं। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों, ये लार्जली मतलब बड़े तौर पर ये किन स्टेट्स में मिलती है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात के कुछ हिस्सों में ये मिलती है। ये जो प्लेटूज़ हैं, ये कई ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स का घर भी है और क्योंकि जो रिवर्स है वो इनके अनइवन और रॉकी सरफेसेस पे होकर बहती है और फिर जैसे ही घाटी का एंड आता है तो ये झरनों के रूप में नीचे गिर जाती है और इन्हीं झरनों के नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो सकती है। तो जैसे आप ये देखिए, ये है पावर हाउस, कहाँ पर है ये? मुन्नार केरला में एक पावर हाउस जो है, अब ये पानी नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, यहाँ पर टरबाइन्स होंगे और वो टरबाइन्स जो हैं घूमेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। ये है मैकाक, देखिए लॉइन टेल्ड मैकाक है ये किंग कोबरा है, साउथ में बहुत ज़्यादा मिलता है ये। और यहाँ पर है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो आई एम श्योर मैंने इसका एक छोटा-सा वो भी बना रखा है, शॉर्ट्स भी बना के डाल रखा है। 4-5 तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनमें से अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं। ये जो है ये एक कोयले की खान है, कोल माइन है किसी प्लेटू में और ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी से भी प्रोड्यूस होती है और कोल की हीट से भी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा हिस्सा अपना देती है और जिसकी वजह से ये इतना
अच्छी चीज़ नहीं है कि हम कोल की माइनिंग करके और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। अब हम बात करेंगे इंडिया के अमेजिंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब हो गया ये वेस्टर्न घाट के इधर ये जो पानी और ज़मीन का जो ये मेल है, दिस इज़ कॉल्ड कोस्ट लाइन। तो आप देखिए ये गुजरात के यहाँ से लेकर और बिल्कुल महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा होते हुए ये जितना है, ये सारा जो है इंडिया का कोस्ट लाइन है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में मिलता है। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है दोस्तों वो सुंदर समुद्र तट यानी कि बीचेस, ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ और लश ग्रीन फॉरेस्ट से बिल्कुल भरा हुआ है दोस्तों। कुछ समुद्री तट जो हैं, कुछ बीचेस जो हैं, वो सुनहरी रेत के बने हुए होते हैं, जबकि कुछ जो है वो काले रंग की चट्टानों से बने हुए होते हैं। अब कुछ जो द्वीप हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आइलैंड्स। तो आइलैंड्स जो है उसमें कोरल रीफ पाई जाती है, जबकि कुछ घने जंगलों से ढके हुए होते हैं। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर फैली हुई है दोस्तों। मतलब इस तरीके से यहाँ से लेकर और इस तरीके से जो फैली हुई है, ये पूरी कुल मिला के 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की। अब एक सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कोरल रीफ क्या होती है सर? हाँ, ये तो हमें बताया नहीं आपने। तो कोरल रीफ को हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति डोर। अब ये क्या होता है, ये आप समझ लीजिए बहुत अगर सिंपलीफाइड लैंग्वेज में बोलूँ, तो ये एक तरह की पानी के नीचे की चट्टान है। मतलब अंडर वाटर चट्टान है ये, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक एलिमेंट एक मिनरल है, कैल्शियम कार्बोनेट उससे बनी हुई होती है। जिससे कौन छोड़ता है? एक कोरल करके एक ऑर्गेनिज़्म है, उसके द्वारा ये छोड़ा जाता है। मतलब कोरल एक ऑर्गेनिज़्म है, जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट से जो छोटी-मोटी चट्टानें पानी के नीचे बनती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोरल रीफ। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो वेस्ट की तरफ जो कोस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरफ फैला हुआ जो है आपका, ये है आपका वेस्ट कोस्ट। दोस्तों, ये कहाँ है? गुजरात से लेके और केरल तक ये आपका फैला हुआ है। और इसमें कौन-कौन से स्टेट्स आ जाएँगी? इसमें आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, इसमें आपका गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरला आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये जो कोस्ट लाइन है दोस्तों, यहाँ पर छोटी-छोटी नदियों के जो एस्चुरीज़ बनाती हैं। एस्चुरीज़ क्या होता है? जैसे आप सपोज़ करो ये नर्मदा और ताप्ती जो हैं, ये आकर यहाँ पर अरेबियन सी में मिल रही हैं। तो ये जो मुहाना है ना, जहाँ पर ये लोग मिल रही है, मतलब जहाँ पर ये ताप्ती नदी अरेबियन सागर में मिल जाएगी, उस जगह को बोलते हैं एस्चुरी, मुहाना, ठीक है? और ये जो मुहाने हैं, ये एलुवियल डिपॉज़िट से बने हुए हैं। एलुवियल क्या है? एक तरह की सॉइल है। और इसमें खाड़ियाँ हैं, छोटी नदियाँ और एस्चुरिया, ये सब मिलकर जो है आपकी वेस्ट कोस्ट लाइन बन रही है। और क्योंकि नर्मदा और ताप्ती सबसे बड़ी नदी है, तो इनकी एस्चुरीज़ भी ऑब्वियसली सबसे बड़ी होगी इस पूरे वेस्ट कोस्ट लाइन में। वेस्ट कोस्ट पर कई कई इम्पोर्टेंट बंदरगाह, जिनको हम पोर्ट्स भी बोलते हैं, और शहर हैं, जैसे मुंबई इसी तरफ है, आपका तिरुवनंतपुरम जो है, और जितने भी इम्पोर्टेंट आपके वेस्ट में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, वो आपको इस तरफ मिलेंगे। और ये कोस्ट जो है ये हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि वास्को डी गामा जब भारत में आया था, आई थिंक शायद 1498 में आया था वो। तो 1498 में जब वो यहाँ पर आया था वास्को डी गामा, तो वो सबसे पहले इस वेस्टर्न कोस्ट पे ही आके रुका था, और वो जो है गोवा में आके, और उसने मतलब वो जाना उसको कहीं और था, लेकिन वो पहुँच गया था इंडिया। अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ का जो कोस्ट है, तो ये आपका कोस्ट है ईस्ट की तरफ, और ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। मतलब ये आपका घाट है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो इसके बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ योर ईस्टर्न कोस्ट। ये तो यहाँ पर जो है गंगा का डेल्टा भी आपको दिखेगा। गंगा का डेल्टा आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सुंदरबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। तो ये एक्चुअली एक डेल्टा है, मैं अभी आगे बताऊँगा डेल्टा क्या होता है। तो ये यहाँ डेल्टा से लेकर और आपका जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया आपका ईस्ट कोस्ट। अब यहाँ पर जो है प्लेन काफ़ी चौड़े हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लेन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे।
और जितनी प्रमुख या इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो उनके डेल्टाज हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सब के अपने डेल्टाज हैं। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि चिल्का झील है या पुलकित झील है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, चिल्का झील और पुलकित झील। ये झीलें लैगून कहलाती है। अब आप पूछेंगे सर लैगून क्या होता है? तो ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये समुद्र है, अगर कोई पानी का जो हिस्सा है वो इस समुद्र से अलग हो गया, ठीक है, और वो यहीं पर मतलब है इसके कोस्ट के पास में ही, लेकिन इससे अलग हो गया है और थोड़ा-सा जो है ज़मीन के पीछे जाकर उसने अपनी एक झील जैसी बना ली है, तो उसको हम लैगून बोलेंगे। मतलब अगर ये हिस्सा है तो दिस इज़ सी, लेकिन वही अगर इसका पानी यहाँ पर कहीं पीछे जाकर और वहाँ एक्यूमुलेट हो जाए, वहाँ इकट्ठा हो जाए और वहाँ झील बन जाए, और वो झील अभी भी डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई ना हो, इनके बीच में जो है ज़मीन हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लैगून। अब डेल्टा की बात मैंने आपको बताई कि डेल्टा क्या है? डेल्टा जैसे यहाँ पर ये सुंदरबन जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है? डेल्टा वो जगह है जो तब बनते हैं जब नदियां अपने साथ लाई हुई डिपॉजिट या सेडिमेंट्स को समुद्र या झील या किसी अन्य जगह पर छोड़ देती है। हमें पता है कि गंगा कहाँ से आती है, गंगोत्री से निकलती है और वो प्लेन्स में से होते हुए और जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो जब ये अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, एलुवियल सॉइल लेकर आती है, तो ये उसको यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में इसको डिपॉजिट करती रहती है, छोड़ती रहती है। तो यहाँ पर ट्रायंगल की शेप में एक एक आप ये कह लो कि एक लैंड मास बनता रहता है जिसको फिर हमने डेल्टा का नाम दे रखा है। समय के साथ ये सेडिमेंट जमा होकर ट्रायंगल की शेप में या पंखे के आकार में भी ये ले सकते हैं, ठीक है? और जो है इस क्षेत्र का निर्माण करती हैं, यहाँ पर बनता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। मैंने आपको जो बताया है सुंदरबन जो है ये गंगा का डेल्टा है और ये इंडिया का प्रोबेबली सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये डेल्टा वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं और दूसरा ये घर है टाइगर्स का। तो टाइगर्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से सुंदरबन जो है काफ़ी फ़ेमस है। अब वैसे दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपकी बुक्स में जितना दिया हुआ है, मैं उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे वरना सुंदरबन के ऊपर ही अलग से एक चैप्टर बन सकता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों ये आपको बुक में जो आपके इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने दे रखी है, वो उन्होंने दे रखी है इंडियन आइलैंड्स। आइलैंड्स एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, वो आइलैंड होता है। देखो पेनिनसुला क्या, जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो वो पेनिनसुला, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो वो आइलैंड। और इंडिया में जो है जो आइलैंड्स हैं वो 2 मेन आइलैंड्स हैं, एक तो लक्षद्वीप का और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सागर में मिलता है और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलता है। यानी कि ये वेस्टर्न तरफ है, एक्चुअली थोड़ा-सा हम इसको बोलेंगे कि साउथ वेस्टर्न है लक्षद्वीप और साउथ ईस्टर्न है जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब लक्षद्वीप इसको आर्कीपेलागो भी कहते हैं। ये केरल के मालाबार तट के पास है, मतलब केरल में जो ये मालाबार कोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है मालाबार कोस्ट, इसके आस-पास ये आपको मिलेंगे। और यहाँ पर 36 कोरल आइलैंड्स हैं। यही कारण है कि मैं आपको कोरल रीफ समझा रहा था, कि जो कोरल की वजह से जो द्वीप बनते हैं, तो ये जो लक्षद्वीप है, ये कोरल आइलैंड्स हैं और यहाँ पर 36 कोरल आइलैंड्स हैं। हालाँकि इन सभी पर लोग नहीं रहते, ठीक है? कुछ पे लोग रहते हैं, कुछ पे लोग नहीं रहते हैं। लेकिन इसको जो है इंडियन ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है, इससे हम अपने दुश्मनों को खुद से दूर रख पाते हैं, तो ये एक तरीके से नियंत्रण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मछली पकड़ने। और अगर हम कुछ ऑयल वगैरह खोजने की कोशिश करते हैं या हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उस सब के लिए लक्षद्वीप जो है इम्पोर्टेंट है वेस्ट साइड में। लक्षद्वीप के मुकाबले में अंडमान और निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये अभी आर्किपेलागो है, लेकिन ये 500 से अधिक छोटे और बड़े ज्वालामुखी द्वीप यानी कि वोल्केनिक आइलैंड से मिलकर बना है। हमने देख लिया लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड्स है, कोरल की वजह से बने हैं। ये जो है ये वोल्केनो की वजह से बने हुए हैं और इसलिए इनको वोल्केनिक आइलैंड्स जो है
हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी अ, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये भारत की जो समुद्री बाउंड्री है, अ, इसकी रक्षा करने में हेल्प करता है। जैसे अगर दुश्मन यहाँ से आएगा तो ये जो है क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ से जो है कोई आ रहा है, और हम अपनी जो सेना है, नौसेना है, उसको हम नेवल जो हमारी आर्मी है उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए भी अंडमान एंड निकोबार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई तरह के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको याद होगा कि ब्रिटिश जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, तो उस वक़्त हमारे जो आज़ादी में जो लड़ाई लड़ते थे, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उन लोगों क्या कर करते थे, जेल में काला पानी की सज़ा, आई होप आपने सुना हो कि काला पानी की सज़ा मिलती थी। तो लोगों को यहाँ से इंडिया से ले जाकर और यहाँ पर पानी में इनमें छोड़ दिया जाता था काले पानी की सज़ा के लिए, और इसीलिए इसको जेलुलर सेलुलर जेल जो है भी यहाँ पर मौजूद है, आज भी मौजूद हैं, लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। हालाँकि अब लोगों को यहाँ पर पनिशमेंट के लिए नहीं भेजा जाता, लोग बस सिर्फ़ घूमने-फिरने के लिए यहाँ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एरियल व्यू है, कितना खूबसूरत है, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ठीक है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सागर के बीच का। और यहाँ पर हमने ईस्ट कोस्ट की बात कर ली है, हमने इंडियन आइलैंड्स के बारे में भी बात कर ली है दोस्तों, जिसमें लक्षद्वीप के बारे में हमने बात कर ली, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। ये है एक पिक्चर कोरल रीफ का दोस्तों, ये लक्षद्वीप का कोरल रीफ है, और ये जो है ये है, इसको बोलते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है? ये रहा अंडमान आइलैंड्स में कोरल रीफ्स, आप देख लो इस तरीके से दिखाई देंगे। और ये है एक फ्लोटिंग डॉक, एक छोटा-सा पोर्ट इंडियन नेवी का, और ये कहाँ पर है? अंडमान आइलैंड्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अंडमान आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, सेल्युलर जेल के बारे में पढ़ा, सब पढ़ा। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर एरियल व्यू है किसका? ये एक्टिव वोल्केनो है ऑन बैरन आइलैंड। केवल इंडिया में एकमात्र जो है हमारा वोल्केनो जो कि एक्टिव वोल्केनो है वो यही है। कितना खूबसूरत है, ये सेंटर में जो है यहाँ पर मैग्मा है, लावा है, और ये शायद उसका थोड़ा बहुत धुआँ जो निकल रहा है वो है। डेल्टास जो कि सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं सारी, ठीक है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र की वजह से बनता है, और यहाँ पर हम बाकी की सारी बातें कर चुके हैं कि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और ये घर है कई तरह के स्पीशीज़ का, स्पेशली रॉयल बंगाल टाइगर का, और मैंने आपको बताया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी ये फेमस है, तो ये रहे मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है आपको यहाँ पर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपको देखिए सेवन सिस्टर वाटरफॉल है ऊपर मेघालय का, और यहाँ पर ये शादसुक मिनसीम फेस्टिवल है, जो कि खासी पीपल जो कि ट्राइब है, वो नेचर को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। और यहाँ पर देखिए लिविंग रूट ब्रिज नियर नोंगरियाट विलेज, चेरापूंजी, मेघालय। तो देखिए दोस्तों नेचर कितना खूबसूरत है, मतलब ये जो है ये नेचर का बनाया हुआ ब्रिज है, आप एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि लिविंग रूट्स हैं ये ज़िंदा रूट्स हैं। ज़िंदा रूट्स ने जो ब्रिज बना रखा है, ये वो है। ये कहाँ है? मेघालय में। तो फिर बात कर लेते हैं, मेघालय की बात आ ही गई है तो द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या? ये जो हिस्सा है इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पर ये जितनी भी हमारी सेवन सिस्टर्स जिसको हम बोलते हैं वो उन सभी को मिलाकर जो है नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। अब क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन हिल्स की बात कर रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स की। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, ये मेघालय प्लेटू का हिस्सा है, मतलब मेघालय में भी प्लेटू है। और अपनी हरी-भरी हरियाली, बहुत तेज़ बारिश, भारी वर्षा और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए ये फेमस है। ये जो एरिया है दुनिया का सबसे अधिक बारिश होने वाले जगहों में से एक है, और यही कारण है कि यहाँ पर घने जंगल हैं, और बहुत ही जो कहीं नहीं मिलते ऐसे जानवर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। यहाँ पर ख़ास इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, माओलिंग नोंग विलेज, ठीक है? माओलिंग नोंग गाँव जो है, ये बहुत ही फ़ेमस है। कहाँ पर है ये? ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित है। अब मावलिंग नोंग गाँव जो है उसको एशिया का सबसे साफ गाँव, सबसे जो है क्लीन विलेज कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर है, शांत है,
और यहाँ पर साफ-सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बाँस से कूड़ेदान बने हुए हैं, है ना? बाँस जो होता है बैम्बू उससे इनके डस्टबिन बने हुए हैं और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेज़ हैं, मतलब ये कचरा नहीं फैलाते ये लोग। और य यहाँ के लोग जो हैं अ, जो जीवित जड़ जिसको मैं आपको बता रहा था लिविंग रूट्स, है ना? लिविंग रूट्स के पुलों के लिए भी जाने जाते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाई, ये रहा दूसरा, ये देख लीजिए, ये रहा लिविंग रूट्स का पुल, ठीक है? जिन्हें पेड़ों की जड़ों को वर्षों तक आपस में बुनकर तैयार किया जाता है। मतलब ये अ, है तो नेचुरल, लेकिन इनको ये लोग ही इस तरीके से बुनकर इनका जाल इस तरह से कर देते हैं कि फिर जब ये बड़ी होती है, मजबूत होती है तो इनसे एक पुल बन जाता है। ये पुल जो है नेचुरल है और मतलब नेचुरल होने के बाद भी मैन मेड है। एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल चीज़, लेकिन उसको इंसान ने बुनकर इस तरीके से तैयार किया है। तो लीजिए दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पर। अब बचे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो हम जो तीसरा पार्ट बढ़ाएँगे इस चैप्टर का, उसमें आपके इन सभी क्वेश्चन्स के आंसर्स भी मिलेंगे आपको, प्लस आपको 50 एक्स्ट्रास एमसीक्यूज़ मिलेंगे ताकि आप चेक कर सकें अपने आप को कि आपने जो ये चैप्टर समझा है, उसमें आपको कितना समझ में आया। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।